नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का दूसरा वीडियो यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली, जिसमें हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि भारत में बैंकों की शुरुआत कब हुई, पहला बैंक कहाँ खोला गया, उसका नाम क्या था यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में खोला गया था, और कब 1774 में। और इसकी कंप्लीट यानी कि डिटेल्स में जाने के लिए, समझने के लिए आप पिछली वीडियो देखिए, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन बैंकिंग सिस्टम या भारतीय बैंकिंग प्रणाली नाम की प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो आज ये दूसरा वीडियो होगा बैंक का। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक एक बड़ा टॉपिक होता है जहां से बहुत से सवाल बनते हैं, लेकिन सारा तो आज की वीडियो में नहीं होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक की स्थापना, उसके कुछ कार्य, स्टार्टिंग, और कब कैसे कैसे उसकी जरूरत पड़ी, कब बनाया गया, यानी कि उसकी स्थापना कब की गई, इन सब चीजों से। और हमारा मेन मकसद क्या होगा, एक नंबर के यानी वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जहां से मिलते हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम टच करेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी हमारे सिस्टम में, कंपटीशन में, सिस्टम में ज्यादा जरूरी है। ज्यादा पढ़ना नहीं, सही पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना। तो स्मार्ट स्टडी के तहत आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक की स्थापना होने के बारे में चर्चा करें उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें आज हम देख लेते हैं। और इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट या वन लाइनर क्वेश्चंस के जवाब पिछली वीडियो में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आप पिछली वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, और निरंतर ये वीडियो ऐसे चलेगी, 7-8 वीडियो बनेंगी बैंकिंग सिस्टम पर। तो चलिए देखते हैं पहले क्या हुआ। क्वेश्चन ये आता था, भारत में पहला बैंक, जो हमने आपको बताया बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। अब बात कर लेते हैं, जो कि किसके द्वारा, विदेशी था, अंग्रेजों के द्वारा। भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक बात करें तो नाम ये लिखा है अवध कमर्शियल बैंक। स्थापना कब, 1881। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक, नाम आप बताएंगे अवध कमर्शियल बैंक, समय 1881, 1881। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भारतीयों द्वारा पूरी तरह संचालित, यानी कि टोटल इंडियंस लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा ऑपरेटेड बैंक, यानी जिसे ऑपरेट किया भारतीयों ने। पहला बैंक कौन सा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। समय क्या है, 1894 में इसकी स्थापना की गई, यानी 1894। 1894 में स्थापित बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जो पूरी तरह सिर्फ भारतीयों द्वारा ऑपरेटेड यानी संचालित बैंक था। तो ये दो पॉइंट हैं, दोनों क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप। जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम, रिजर्व बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो भारत में रिजर्व बैंक होना चाहिए, इस बात की चर्चा या इसी बात उठाया किसने, रिजर्व बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, या क्या सोचकर लगा कि एक रिजर्व बैंक होना चाहिए। तो उसको देखते हैं हम। देखिए, चेम्बरलिन कमीशन 1911, 1911, 1911 में आपको मालूम है क्या था, अंग्रेजी सत्ता यानी ब्रिटिश सरकार की सत्ता का अधिकार था भारत पर। भारत ब्रिटेन की सत्ता के अधीन था। तो वहां एक कमीशन की स्थापना हुई 1911 में। नाम क्या था, लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए और मैं बोल रहा हूँ, चेम्बरलिन कमीशन। चेम्बरलिन कमीशन ने 1911 में, यानी ब्रिटेन सरकार द्वारा एक कमीशन, एक संगठन, एक गठन भेजा गया देश में, भारत में। उन्होंने बताया 1911 में कि भारत के लिए, यानी बताया कि देश के लिए एक बैंकों का बैंक होना चाहिए, यानी एक महत्वपूर्ण बैंक होना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, बैंकों का बैंक मैंने नहीं लिखा है, लेकिन लिखने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर चीजें लिखी नहीं जा सकती, इसलिए जो जरूरी है बहुत ज्यादा उसे लिखा है, बाकी हम आपको समझाते चल रहे हैं।
तो देखिए रिजर्व बैंक का मेन मकसद क्या है? जनता के पैसे नहीं, देश के पैसे नहीं, बैंकों के पैसे को ऑपरेट कराना था। यानी सभी बैंकों का नियम कानून कि बैंकों पर कमांड कौन देगा, कौन नियम निर्धारित करेगा कि कौन सा बैंक क्या कार्य करे, बैंकों की जिम्मेदारी क्या होगी, इन चीजों के लिए बैंक अगर गलती करें, कोई कमियां हो, उसके लिए दंडित कौन करेगा, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे वो, तो वो होंगे रिजर्व बैंक के प्रति। तो इसलिए चैम्बरलिन कमीशन ने 1911 में कहा कि देश में एक बैंक होना चाहिए जो बैंकों के लिए हो। ठीक, तो बैंकों के लिए एक बैंक होना चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1920 में 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस यानी कि एक कमेटी गठित की। ब्रिटिश सरकार ने 1920 में एक कमेटी गठित की, नाम ध्यान से सुनिए, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, यह इसका नाम, जिसे हिल्टन यंग कमीशन, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा गया। तो ये जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस नाम है, ये इसका नाम था, जिसे बाद में हिल्टन यंग कमीशन कहा गया। आपके क्वेश्चन में और कई बार पेपर में अब तक हिल्टन यंग कमीशन के बारे में पूछा जा चुका है, हिल्टन यंग कमेटी भी कहा जाता है कई बार। तो हिल्टन यंग कमेटी किस चीज से संबंधित है? रिजर्व बैंक की स्थापना से। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये क्या है, या इस कमेटी या इस कमीशन का मकसद या उद्देश्य क्या था, किससे संबंधित है? तो रिजर्व बैंक की स्थापना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1926 में 1926 सन लिखा है, ध्यान से देखिए, 1926 में एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की। हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर 1926 में एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की। और फिर क्या हुआ, 1934 सन है 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। हमने आपको बताया था कि कोई भी एक्ट जब सदन में पास कर लिया जाए, असेंबली में जिस सन में पास होता है वही सन उसके आगे जुड़ता है। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने हैं, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा गया, जिसकी सिफारिश पर 1926 में सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। और आरबीआई एक्ट 1934 पारित कर उसके तहत आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये हो गया आरबीआई की स्थापना से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट देखें हम, 1 जनवरी 1949, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होगा? नेशनलाइजेशन, यानी कि भारत सरकार या भारत की सरकार, राष्ट्र ने 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए समय क्या है, 49, देश आजाद हुआ 47 यानी 47 में। 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार, भारत में क्या हो गया, भारत सरकार। उसके पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था भारत, तो ब्रिटिश सरकार फैसले लेती थी। अब भारत आजाद हो गया 47 में, तो भारत सरकार फैसले लेगी। तो भारत सरकार ने इसे अपने देश के बैंक होने की मान्यता दी, जिसे राष्ट्रीयकरण कहा गया। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो इस समय पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यही स्टेट बैंक यानी एसबीआई का भी पूछा जाता है और कई बैंकों का पूछा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते चलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 1937, एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि 1937 में क्या हुआ। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ला दिया गया, यानी कि पहले कोलकाता में था, अभी क्या है, वर्तमान में मुंबई में हेडक्वार्टर। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में कब पहुंचाया गया, 1937, 1937।
उससे पहले कहाँ था? कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के 4 मुख्य ऑफिस। देश में आरबीआई के 4 मुख्य ऑफिस हैं। कहाँ कहाँ? जो आपको पता है, 4 बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। भारत के चारों दिशाओं में 4 बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं चारों में भारत यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 4 मुख्य शाखाएं हैं। आगे हम बात करें, आरबीआई के रीजनल ऑफिस यानी कि क्षेत्रीय शाखाएं कितनी हैं? 21। 21 क्षेत्रीय शाखाएं हैं पूरे भारत में। देखिए, 4 मुख्य ऑफिस, फिर 21 क्षेत्रीय शाखाएं और 11 यानी 11 सब ऑफिस यानी उप शाखाएं। तो 11 उप शाखाएं, 21 क्षेत्रीय शाखाएं और 4 इंपॉर्टेंट यानी कि प्रमुख ऑफिसेज। इस तरीके से इतनी शाखाएं आरबीआई की भारत में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, यहां तक बात हो गई कि आरबीआई की शाखाएं। आगे हम बात करें आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि आरबीआई के संचालन व्यवस्था, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने व्यक्ति, कितने सदस्य होंगे? तो 21, टोटल 21 यानी 21 मेंबर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 सदस्य होते हैं। एक गवर्नर होगा, जो कि आप हमेशा देखते हैं आरबीआई के गवर्नर। वर्तमान में बात करें अगर हम, तो अभी के लिए शक्तिकांत दास हैं, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय आप अपडेट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो शक्तिकांत दास अभी 2020 जुलाई 2020 में है। उसके बाद कभी भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर को करंट से अपडेट करेंगे, जो कि अपनी परीक्षाओं में लिखेंगे। तो एक व्यक्ति होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। देखिए, अब यही गवर्नर से बनने वाले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो आरबीआई के पहले गवर्नर, GOR मतलब होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर OS स्मिथ जी थे। नाम है OS स्मिथ, कहीं सर OS स्मिथ लिखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको स्मिथ देखना है, OS स्मिथ। दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर। तीसरे आ जाते हैं, क्योंकि लगातार 3 हम देखते हैं। तो तीसरे गवर्नर का नाम है CD देशमुख। सी है CD देशमुख, जो कि पहले भारतीय व्यक्ति भी थे। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि पहले गवर्नर OS स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, जो कि क्रम से तीसरे नंबर पर आते हैं, और भारतीय हैं तो पहले नंबर पर आते हैं। समय है इनका 1943 से 49 तक। तो 1943 से 49 के समय तक, अब देखिए, होते हैं 5 सालों के लिए गवर्नर। अगर आप 43 से 49 के बाद में बात करें तो बीच से बीच, सन के बीच से बीच तक कार्यकाल हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक एवरेज है। तो 43 से 49 के बीच इनका समय रहा है। तो CD देशमुख पहले भारतीय व्यक्ति थे, तीसरे नंबर के गवर्नर थे। आगे बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट और, तो 15वें नंबर पे गवर्नर रहे हैं कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अभी यानी कि पिछले प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 15वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो मनमोहन जी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर इतनी बार पूछे गए हैं कि मनमोहन सिंह जी, या फिर ऑप्शन में आता है निम्न में से कौन आरबीआई का गवर्नर रहा है या नहीं रहा है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। कई बार बच्चे झोंकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री गवर्नर में गलत कर देते हैं, इसलिए आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 21 व्यक्ति, 21 में से पहले यानी कि एक व्यक्ति गवर्नर होते हैं। आगे हम बात करें डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर यानी कि उप गवर्नर, तो वो होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब इनमें कोई पार्ट नहीं होते हैं। जब आपको पेपर देना होगा आप गूगल से या फिर मैगजीन से करंट में अपडेट करिएगा। आगे बात करें हम, बात आता है लोकल बोर्ड के, तो डिप्टी गवर्नर के सदस्य 4 व्यक्ति होते हैं। लोकल बोर्ड में 4 व्यक्ति यानी कि 4 मेंबर होंगे। आगे बात आ गई फाइनेंशियल बोर्ड, फाइनेंशियल बोर्ड में 2 व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में
10 व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा भेजे गए होंगे। वो 10 व्यक्ति कौन से होंगे? या वो राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर होंगे, केंद्र सरकार के मंत्री हो सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स या बैंकिंग सिस्टम या कॉमर्स सिस्टम के जानकार व्यक्ति जो सरकार की नजर में हो। सरकार उन्हें यानी कि 10 व्यक्तियों को आरबीआई में सरकार रखती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 लोग होते हैं उनका ब्यौरा आपने देख लिया। यहाँ एक व्यक्ति गवर्नर रहेगा, ठीक, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे और 4 लोकल बोर्ड के व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे फाइनेंशियल बोर्ड के यानी कि वित्तीय बोर्ड के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 व्यक्ति होंगे। टोटल मिलाकर 21 सदस्य होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। नेक्स्ट देखें हम आरबीआई की सहायक कंपनियां। देखिए आरबीआई तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके सहायक और कौन सी कंपनियां हैं जो उसमें सहायता करती है, उसके कार्यों में सहायक हैं। तो पहले नाम आता है डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी क्या है उसे पहले देखते हैं। देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं, अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि आपके पेपर में 1-2 फुल फॉर्म पूछने को जरूर मिलेंगे। ज्यादातर इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से जुड़े वर्ड इसलिए होते हैं, यहाँ थोड़े बड़े और इम्पोर्टेंट आते हैं इसलिए इनसे सवाल ज्यादा बनते हैं, या फिर करंट में चल रहे मुद्दे, चर्चा का विषय चल रहा हो, उससे जुड़े कोई भी एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। अब बात आ जाती है फुल फॉर्म, इसका कार्य क्या है। यह भी आरबीआई की सहायक कंपनी है और इसका कार्य क्या है, बैंकों के लिए बीमा व्यवस्था। देखिएगा बैंकों की बीमा व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में इसका तो सिस्टम ही डिस्टर्ब है। तो हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट यानी डीआईसीजीसी। ये क्या है, बैंकों के लिए बीमा व्यवस्था है। बैंकों की बीमा व्यवस्था की बात करें हम तो इसका सिस्टम है, जैसे कोई बैंक गायब हो जाए या भाग जाए या दिवालिया यानी कि बैंक बंद हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ग्राहकों को कैसा पैसा देगी यानी कितना देगी, या फिर रिजर्व बैंक ग्राहकों को कैसे पैसा लौटाएगा, उससे संबंधित हिसाब किताब देखरेख डीआईसीजीसी का कार्य है। ये समय समय पर इसमें कीमत घटती बढ़ती है, इसलिए हम इसमें कोई पैसा नहीं बता सकते। वर्तमान में इसमें कितनी कीमत है इस बात पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको पेपर देना होगा तब आप इसे करंट से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक और सलाह है कि अगर आप बीसीएस प्री लेवल तक भी पेपर देते हैं तो आप इसकी डिटेल जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं। 2 चीज जानना है, वो आरबीआई की सहायक कंपनी और इसका फुल फॉर्म, बस ये 2 चीज जानना है। तीसरी चीज क्या आती है, बैंकों का बीमा कवरेज, यानी कि कोई बैंक गायब हुआ या भागा उसके लिए बीमा कवरेज का कार्य करती है डीआईसीजीसी कंपनी। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की सहायक में हमने 3 बताया, तो दूसरे नंबर पर आता एनएचबी। एनएचबी कंपनी क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का काम क्या होता है आपको पता है, होम लोन यानी घर बनाने के लिए लोन, या फिर गृह यानी आवासीय व्यवस्था उसके लिए लोन की व्यवस्था, लेन देन रुपया पैसा, इन सब चीजों का कार्यभार देखना एनएचबी का कार्य है। नेक्स्ट बात कर ले हम बीआरबीएनएनपीएल। बीआरबीएनएनपीएल क्या है, तो पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब इससे एक चीज आप समझ गए कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये तो हो गया बीआरबी, भारतीय रिजर्व बैंक। नोट मुद्रण मतलब होता है नोट छपाई, तो नोट छपाई प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब कार्य भी क्या है, नोटों का छापना। आपको पता है कि आरबीआई ही यानी कि रिजर्व बैंक ही देश में मुद्रा यानी कि नोट की छपाई कितनी छापना है, कितना कम ज्यादा करना है, तो नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई, और नोटें 10 रुपए की होंगी कि 2000 या 5000 की नोट होंगी, ये सब सिस्टम, इन सब का फैसला कौन करेगा, तो रिजर्व बैंक करेगा। लेकिन रिजर्व बैंक स्वयं नोटें नहीं छापता है, फिर रिजर्व बैंक के अधीन कंपनियां छापती हैं।
उसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, कहाँ कहाँ सेंटर हैं नोट छपने के और सिक्के बनने के। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये एक और शब्द आ जाता है FRDI, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए, कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। यहाँ विदेशी मुद्राओं का, विदेशी मुद्राओं का यानी कि विदेशी रुपयों का हिसाब किताब इंश्योरेंस व्यवस्था है, डिपॉजिट से है, इसका कार्य FRDI, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। आगे बढ़े, भारत में नोट छपाई की बात कर लेते हैं। जैसा अभी अभी हमने बात किया था, BRB NMPL कंपनी है जो नोट छापने का कार्य यानी कि नोट मुद्रण का कार्य है। तो नोट छपाई कहाँ कहाँ होती है, तो भारत में 4 जगह होती है, कोड के जरिए या फिर शॉर्ट टर्म में MHDN आप याद कर सकते हैं। तो M से मैसूर, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है। S से सालबोनी, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आता है डी, डी से देवास, देवास कहाँ है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। मैसूर, सालबोनी, देवास एंड एन से नासिक, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये 4, देखिए ऑप्शन में क्या आता है, निम्न में से छपाई होती है, नोटों की छपाई होती है, सिक्कों की ढलाई होती है। तो निम्न में से शहरों के नाम आ जाएगा, इनमें से एक शहर, 3 अलग से शहर, या फिर ये 4 शहर, इनमें से एक अलग हो जाएगा, 3 इनमें से होंगे। शिकायत छपाई नहीं होती है, होती है। राज्यों के नाम बहुत जरूरी हैं जिलों के साथ साथ। तो आप शहरों में मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल, देवास MP में और नासिक महाराष्ट्र में है। चारों शहरों के साथ चारों के राज्य याद करने आपको बहुत जरूरी है। आगे हम बात कर लें, देखिए 2 सेंटर कर्नाटक और बंगाल यानी मैसूर और सालबोनी वाले 2 सेंटर RBI के अधीन कार्य करते हैं, जो BRB NMPL, जिसका फुल फॉर्म यहाँ हमने देखा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, RBI के अधीन 2 कार्य करते हैं। और देवास और नासिक नोट छपाई के ये 2 सेंटर हैं। ये दोनों सेंटर किसके अधीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं। SPMCIL कंपनी है। इसका फुल फॉर्म बात करें हम तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखिए फिर से, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ आ रहेगा कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म आप ध्यान से देख लीजिएगा, SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक, 2-3 बार मैंने बता दिया। चलिए आगे बात कर ले यही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो नोटों पर सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी फीचर क्या होता है, ऐसे पार्ट, ऐसे वो स्पेशल चिन्ह जिसकी वजह से नोट असली है या नकली है डिसाइड किया जा सके, वो सिक्योरिटी फीचर नोटों पर कहाँ बनते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद MP में, यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल है, जहां सभी नोटें छपने के बाद सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ लगाए जाते हैं, यहाँ बनाए जाते हैं। सिक्योरिटी फीचर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो सादा सा पार्ट होता है आर पार, उसे आप उठाकर ऐसे देखेंगे तो उसमें गांधी जी की तस्वीर दिखती है, बीच में एक सिल्वर तार पड़ी होती है, कोड कुछ न कुछ बना होता है, और कई जगह नहीं लिखा होता, कुछ डिजाइन छपी होती है, हवा में आप ऐसे सामने देखेंगे उधर से उजाला होगा, तो उसमें 1000 की नोट पर 1000 जो कि बंद हो चुकी है, तो अभी 2000 की नोट पर 2000, 10 की नोट पर 10, ऐसे अक्षर भी दिखते हैं। और आप बैंकों में जाएंगे तो बैंकों में अंदर एक बड़ा चार्ट लगा होता है, चार्ट पे लिखा होता है अपनी नोट को पहचाने, या फिर असली या नकली नोटें कैसे पहचाने, वहां 4-5 तरीके बताए गए होते हैं, जिससे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके हाथ में पड़ी नोट असली है या नकली है। तो जिन फीचर्स की वजह से आप ये जानते हैं कि नोट असली है, वही सिक्योरिटी फीचर होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया नोट का सिस्टम। यही लगे हाथ बात कर लेते हैं सिक्कों का। तो भारत में सिक्का ढलाई यानी कि मिंटिंग, मिंटिंग का कार्य कहाँ होता है, उसके लिए भी 4 शहर हैं। देखिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 शहर हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। मैसूर
सालबोनी, देवास, नासिक 4 शहर जहां नोटों की छपाई होती है। तो आरबीआई के तहत ये कार्य है, आरबीआई के सिस्टम में, आरबीआई के चैप्टर में इसे पढ़ना होता है। तो हमने देखा आरबीआई की स्थापना, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट, उसकी सहायक कंपनियां, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और हमने देखा सिक्योरिटी फीचर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अब से कर लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए हमारे साथ जुड़कर। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।